अध्यक्ष पूजनीय माँ अमृतानंदमयी माँ अम्मा जी, C20 शेरपा श्री विजय नामबिहार जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, C20 के कोर सदस्य श्री एम जी, सुश्री निवेदिता जी, उपाध्यक्ष विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, के बर्थडे की माननीय मंत्री एलिजाबेथ मोरेनो जी, श्री अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अलखोरी जी, महानिदेशक कलियुगा फाउंडेशन, ब्रजेश दूतावास के प्रतिनिधि श्री अखाड़े मोटा जी, स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी जी, सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों एवं छायाकारों को, यहाँ इस आयोजन में आप सभी जो महानुभाव विराज रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं। भारतीय संस्कृति विभिन्न विचारधाराओं से गहरे से जुड़ी है और देश को विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसीलिए मेरा इस आयोजन में आप सभी से आग्रह है, आइए हम सभी मिलकर अपने विचार चेतना का उपयोग राष्ट्र के संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए करें। यह जो C20 समिट और G20 के देश भर में आयोजनों की प्रक्रिया है, मैं ये मानता हूं कि हम सबके लिए स्वर्णिम अवसर है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को इस तरह से वैश्विक समुदाय से जुड़े राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता का अवसर G20 के रूप में मिला है। हम सभी के लिए एक गौरव की बात कि आजादी के अमृत महोत्सव पर यह देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी सौगात है। मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान C20 समिट की मेजबानी कर रहा है। मैं आप सभी का इस गौरवमयी धरा पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, हृदय के आत्म भाव से स्वागत करता हूं। राजस्थान पधारो हमारे देश कि आपकी संस्कृति से जुड़ा रंगों का सांस्कृतिक प्रदेश है। यह राज्य सातवार और नव त्योहारों की संस्कृति अपने में समाये हुए। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था कि राजस्थान के डिंगल और पिंगल काव्य में जो दोहे लिखे जाते हैं वैसा सौंदर्य काव्य विश्व की किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। उन्होंने कहा कि रविंद्र गीतांजलि लिख सकता है परंतु राजस्थानी काव्य का बोझ अपने कविता में नहीं ला सकता। यही राजस्थान की धरती, यहाँ के साहित्य और संस्कृति की यह विशेषता है जो इसे स्वर की संज्ञा देती है। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, आप तो सुरगो नए शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, धरती भोराली। माने यह राजस्थान की धरती अपने सौंदर्य से स्वर्ग को भी लज्जित करने वाली है। यहाँ पर देवता रमण करने के लिए आते हैं। गौरव की यह धरती रेत रात के लिए अपने प्यार और स्नेह से सभी को आमंत्रित करती है। ऐसे राजस्थान और विश्व भर में सर्वाधिक सुनियोजित रूप में बसाए गए पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे C20 का जो लोगो है वो बहुत ही सुखद लगा है, बहुत अच्छा लगा। यह है यू आर द लाइट, यानी आप सभी प्रकाश हैं। इसका अर्थ ये है कि अंधकार जीवन पर हावी नहीं हो, हम प्रकाश हैं और इसी के लिए हमारे जीवन की यह संपूर्ण यात्रा है।
संपूर्ण भारतीय संस्कृति ही प्रकाश के पूजन से जुड़ी है। प्रातः काल में सूर्य को अर्घ देकर ही जीवन प्रारंभ होता है, तो सायंकाल में भी दीपक प्रज्वलन के साथ उसे नमन करते कहा जाता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम दुख संपदा आत्मवृद्धि प्रकाशाय दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। यह जो प्रार्थना है, यह प्रकाश के प्रति प्रणव भाव ही तो है। हम कामना करते हैं कि प्रकाश अस्त नहीं हो, मनुष्य आलोक से सदा जुड़ा रहे। एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सबसे इस अवसर पर साझा करना चाहूंगा। यह तब की बात है जब लॉर्ड बुद्धा मृत्युशैया पर पड़े थे। उनके विछोह से उनका प्रिय शिष्य आनंद बहुत अधिक दुखी था। जब उसने देखा कि बुद्ध अपनी घड़ी की अंतिम घड़ी की ओर है तो रोने लगा। बुद्ध ने उसके रोने का कारण पूछा। आनंद ने कहा, आप जा रहे हैं, अब हमें ज्ञान का प्रकाश कौन देगा? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, कोई किसी को ज्ञान का प्रकाश नहीं दे सकता। यह कहते उन्होंने कहा, उन्होंने जैसे ज्ञान का आलोक बिखेरा, अब दीपों का अर्थात अपना प्रकाश आप स्वयं बने। यही जीवन का सार है। मैं यहां आप सभी के साथ समिति से सम्मिलित होने आ रहा था और मुझे गायत्री मंत्र ने भी जैसे आलोक किया। विश्व के किसी भी भाषा में, किसी भी स्थान पर ऐसी प्रार्थना कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भी, परंतु उसका बहुत बड़ा अर्थ है। मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र नहीं, यह महामंत्र है। विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद की शुरुआत इसी से हो। इसका अर्थ है, हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में, वरलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित करे। यह मंत्र में प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए। बुद्धि को जीवन से जोड़ने की बात इस मंत्र में कितनी सरलता से कही गई। मैं समझता हूं छोटे से मंत्र का जो विराट अर्थ है वह विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, यह तीनों शब्द तीनों लोक को जैसे नाम देते हैं। भू माने सारी धरती आ गई, भू माने अंतरिक्ष आ गई, और आइए देखिएगा, और स्व कहा यानी स्वर्गलोक इसमें समा गया। आलोक से प्रार्थना है कि उसकी प्रत्येक किरण हमारे रूप में समा जाए, हमारे भीतर के अंधकार को, कीटाणुओं को मारे और हमें रोज नई से नई प्रेरणा प्रदान करे, जीवन जिए। गुरु नानक देव ने कहा है, मिट्टी धुंध जग चानन हो, इसका बहुत गहरा है। नानक देव जी कहते हैं कि अज्ञान की जो धुंध है उसे हटाएंगे तब ये संसार प्रकाशमान होगा। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश करना जरूरी है। इसी से मानवता और लक्ष्यों तक पहुंच सकती है, जिसमें आधुनिक विकास सभी के लिए सार्थक भूमिका निभा सके। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होगा। जीने की सार्थकता इस बात में है कि हमारा जीवन किसी दूसरे के जीवन को सरल बना सके। आर्थिक समानता, लैंगिक विषमता को दूर करके सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य में प्रेम करे, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का धर्म है। मुझे लगता है
यह जो सिविल 20 का लोगो है वह भी हमसे कह रहा है कि हम लोग के आलोक में नहाते अपने भविष्य के सुनहरे मार्ग का निर्धारण करें। सिविल 20 क्या है? नागरिकों का संबद्धता समूह है। भारत को G20 की जो अध्यक्षता मिली है वह इसी की छत्रछाया में नागरिक समाज संगठन को अपनी चिंताओं, भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को G20 से जुड़े निर्णायकों तक अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा मंच है। यह कितनी अच्छी बात है कि दुनिया भर में 800 से अधिक नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए यह कार्य कर रहा है। मैं इससे जुड़े सभी प्रतिनिधियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे नागरिकों और समाज के पूर्ण के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बात के लिए सिविल 20 की सराहना करता हूं। इस समूह के जरिए G20 समूह देशों के आर्थिक हितों एवं नागरिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मैं माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा को भी इस समय में प्रणाम करता हूं। उनकी अध्यक्षता में गठित C20 समूह के विभिन्न समूहों द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। G20 का जो शंखनाद हमारे यहाँ हुआ वह है वसुधैव कुटुंबकम की सोच का प्रसार। मैं समझता हूं अम्मा ने भारतीय संस्कृति के संस्कारों में रची बसी G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम को सही माने में चरितार्थ किया है, व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। हर कोई उनके विचार की ओर खींचा चला जाता। मैंने उनके व्यक्तित्व के ओज को गहरे से अनुभव किया और ये कह सकता क्या जीवन में देने के भाव के साथ सर्व कल्याण की जिस सोच का उन्होंने प्रसार किया है वह जन जन के लिए अनुकरणीय है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा है कि अम्मा ने सिखाया है कि देते चलो आप दे सकते न केवल धन, आप ज्ञान बांट सकते, आप पीड़ा मिटा सकते, आप पीड़ित दुखित व्यक्ति के पास जा सकते। हम सब चाहे धनी हो अथवा निर्धन दे सकते। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं जो अम्मा समस्त विश्व को दे रही है। इसलिए अम्मा को बार बार यह अवसर के लिए सौभाग्य था। यह अम्मा C20 की अध्यक्षता कर रही है और उनके नेतृत्व में देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट कार्य हुए हैं। वो आगे से परिवार के रूप में कार्य करते एक दूसरे के सहयोग के भाव से आगे बढ़े। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इस समय नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग के ढांचे पर देश में काम हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ सतत विकास और सहयोग के ढांचे को 4P के रणनीतिक स्तंभों पर आधारित किया गया। यह 4 राजनीतिक स्तंभ हैं। पीपल यानी लोग, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, प्लेनेट अर्थात पृथ्वी और पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। ये सभी आपस में जुड़े हैं। इन्हीं से 6 परिणाम क्षेत्र सामने आते हैं जो स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और अच्छा कार्य, पर्यावरण, जलवायु और लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं समझता हूं सिविल 20 के अंतर्गत इन्हीं आधारों और लक्षित परिणामों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारा देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय मिशनों की एक श्रृंखला के मजबूत
इकोसिस्टम के तहत हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हो रहा है। मेरे माताओं, अमृतकाल की चुनौतियों का सामना करके आज हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता से मुक्त संसार के तहत देश में जो विकास योजनाएं लागू की गई है, ये बहुत प्रभावकारी है। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे मिशन आदि ऐसे कार्य हैं जिन्होंने देश में लोगों के जीवन स्तर को उच्चतर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विकास योजनाओं के साथ जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी हम सचेत हैं और बहुत से स्तरों पर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। सीवरेज परियोजना प्रबंधन, शहरी और ग्रामीण स्वच्छता, औद्योगिक प्रदूषण का निवारण, जल उपयोग दक्षता और गुणवत्ता में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और स्वच्छ गंगा निधि आदि के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सिविल 20 समूह के तहत इन क्षेत्रों में गंभीरता से जागरूकता कार्य किया जा रहा है और मैं चाहता हूं नागरिकों के बेहतरी के लिए और भी बहुत से जो प्राथमिकता के विकास क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करते हुए उन पर गंभीरता से कार्य हो। देश में विकास की आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व भर में जब प्रयास हो रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि हम अपनी उस भारतीय संस्कृति की ओर झांकें जिसमें पेड़ पौधों को ईश्वर से जोड़ते हुए उनके पूजने की परंपरा है। उन परंपराओं पर जाएं जिनमें प्रकृति पूजन से जुड़े पर्व त्योहारों की संस्कृति हमारे यहाँ रही है। प्राचीन प्रकृति संरक्षण परंपराओं को याद करते हुए भविष्य के विकास के लिए जागरूकता का प्रसार करें। इस दिशा में बृहद समरकार होने चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं कि भारत जैसे विकासशील देश सतत विकास अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू संसाधनों का सर्वाधिक समुचित उपयोग करते हुए तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े। नागरिक सहभागिता से इस दिशा में अधिकाधिक कार्य हो। सिविल सोसाइटी संगठन इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि कैसे आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देश की विकास योजनाओं नीतियों को आमदन के अनुरूप ढाला जाए। कैसे जो बड़ी योजनाएं हैं उन्हें हम सिविल संगठनों के जरिए आम जन तक व्यवहारिक रूप में पहुंचाएं और असमानता को दूर करने की दिशा में हमारे यहाँ कार्य हो। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को नियमित आय प्रदान करने के साथ उनके जीवन स्तर को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूं इस तरह की जो जनमन से जुड़ी योजनाएं हैं उनका सिविल संगठन निरंतर मूल्यांकन करे और इसे सुनिश्चित करे कि कैसे आम जन के लिए बनी योजनाओं को व्यवहारिक रूप में उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए और अधिक प्रभावी किया जाए। मैंने सिविल 20 के अंतर्गत विभिन्न समूहों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। मुझे यह जानकर सुखद लगा कि विभिन्न क्षेत्रों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, भविष्यों की बारीकी में जाकर आप लोगों ने भविष्य के विकास की रणनीति पर कार्य करने की पहल की है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। सिविल संगठन समूह के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों
और परिस्थिति संतुलन की दिशा में अभी भी बहुत अधिक कार्य किए जाने की गुंजाइश है। मेरा यह सुझाव है कि देश भर में लोक संसद के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे पास है उसके आलोक में आधुनिक कार्य हो। राजस्थान में तो सिर साठे रुख तो भी सस्तो जा जैसी परंपरा रही है, यानी सिर के बदले यदि पेड़ बचता है तो वह भी सस्ता है। राजस्थान के अंदर वृक्षों को बचाने की अमृता देवी के नेतृत्व में जो बलिदान की लड़ी में हुआ यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। वृक्ष पूजन की प्रकृति संरक्षण की परंपराएं जो हमारे यहाँ है उनके अतीत में जाने की आवश्यकता है। इसी तरह परिस्थिति संतुलन के अंतर्गत जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखते उनके संरक्षण की लोक परंपराओं से आधुनिक पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, इस पर कार्य मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि लोक में जो आलोक है उसे अनुभव करें, उसको अनुभव करें। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए कौशल विकास से अधिकाधिक जोड़ा जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत देश के प्रमुख संस्थानों से जो युवा पढ़कर निकलते हैं उनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो। ऐसे कार्यों को उनके जरिए आगे बढ़ाया जाए जिससे विश्व बंधुत्व की भावना के साथ वैश्विक विकास में भारत की अधिकाधिक भागीदारी हो। मुझसे अपेक्षा की गई है कि इस अवसर पर मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने राजस्थान में संवैधानिक आदर्शों को सर्वोच्च स्थान रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों की ओर तेजी से कदम उठाया। राज्यपाल का प्रभार संभालने के बाद मेरी प्राथमिकता यही रही है कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में समानता, नागरिक कल्याण और सभी के विकास के लिए कार्य करूं। क्योंकि मैं राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूं, चांसलर हूं। मैंने तय किया कि जो अपनी संविधान की हमारी संस्कृति से जुड़े उसे अपने दारों के साथ कर्तव्यों में भी सीख मिले। इसी उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ्यक्रमों के निर्माण में पहल हमने की। मुझे खुशी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इस दिशा में कार्य हुआ है। राज्य विधानसभा के अपने अभिभाषण से पहली बार विधानसभा में चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों के समक्ष मैंने संविधान की प्रेम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज के व्याख्यान का सूत्रपात किया। प्रयास करता हूं कि अपने हर सार्वजनिक कार्यक्रम में संविधान संस्कृति से जुड़े मूल्यों के लिए लोगों को प्रेरित करूं। राजभवन में हमने देश का पहला संविधान उद्यान भी इसी उद्देश्य से निर्मित किया है कि संविधान निर्माण और लागू होने की ऐतिहासिक यात्रा के साथ उसके निहित आदर्श मूल्यों का सर्वत्र प्रसार हो। आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। बतौर राज्यपाल मैंने स्वयं व्यक्तिशः जनजातीय क्षेत्रों का समय समय पर भ्रमण किया है और वहां विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की नीतियां, विकास कार्यक्रम तैयार कर उन्हें लागू करवाने की पहल की है, जिससे आदिवासियों को जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचे। राजभवन में इस उद्देश्य से जनजाति एकक की स्थापना हमने की। देश भूगोल नहीं है, इसी तरह हमें जो आजादी मिली है वह भी क्या विचार नहीं। हमें अच्छे विचारों, निर्णयों, योजनाओं की ओर आगे बढ़ना है। प्रयास करें कि जो कुछ हमारा अच्छा है वह विश्व भर के लिए अच्छा बने। दूसरों के लिए त्याग करने की भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की सोच को हम आगे बढ़ाएं। यह सारा विश्व हमारा परिवार है। ऋग्वेद का एक सूत्र है, हमारा ऋग्वेद का एक सूत्र है
आनो भद्रा कृतयो यंत विश्वतः। अर्थात हे प्रभु, हमें सब ओर से कल्याण का विचार प्राप्त हो, विकास योजनाओं, नीतियों और कार्यों को नागरिक आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के आलोक में कैसे आगे बढ़ाते हुए उन्हें सार्थक करें, इसके लिए सभी मिलकर कार्य करें। इसी से सिविल 20 के उद्देश्यों को वास्तविक रूप में हम पूर्ण कर पाएंगे। सिविल 20 के अंतर्गत मां अमृतानंदमयी अम्मा की अध्यक्षता में बने समूहों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, अभी भी कर रहे हैं। उन सभी को मेरी एक बार फिर से बधाई, एक बार फिर से उनका स्वागत और एक बार फिर से उनका अभिनंदन। हमने G20 और इसी छत्रछाया में C20 को राष्ट्र उत्सव के रूप में अपनाते हुए इसकी भव्य तैयारियां की। देश के कोने कोने में इसके तहत बृहद स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग विषयों की बनी समितियां महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। मैं समझता हूं यह समिट और इस तरह के आयोजनों की यही बड़ी सफलता है, जिससे भविष्य की देश की विश्व की सुनहरी विकास राहों को प्रशस्त किया जा रहा है। बृहद्राणकोपनिषद के इस श्लोक से अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें, मृत्यु से अमरता की ओर हमारी राह बने। सर्व शांति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आइए हम अपने कार्यों से लोक का आलोक बने। राजस्थान की गौरवमयी धरती पर आप सभी का विशेष रूप से जो पिंक सिटी है जयपुर में, जो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा व्यवस्थित तौर पर बसा हुआ है, जहां आकर लोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। जयपुर को छोटे काशी के रूप में कहा जाता है। यहाँ देवताओं का की भरमार है, मंदिरों का भरमार है। ऐसे ही जयपुर में आप सब लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।